आप सब लोग जानते हैं कि एयरफोर्स एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और इसी सेगमेंट्स को लेकर के हम लोगों ने आपके पेपर पैटर्न्स को सामने रखने का प्रयास एक शुरू किया है। और आज ये डिस्कशन में बातें होंगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, क्या क्या हम लोग पढ़ें कि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर विद इन टाइम। जो हमारा अलॉटेड टाइम होता है उस अलॉटेड टाइम के भीतर हम किस ढंग से रणनीति बनाएं कि हम लोग आसानी से मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। इस इंग्लिश सेगमेंट्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आपके होंगे, 20 मिनट्स होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के साथ में संपूर्ण फॉर्मूलाज को आप लगा डालिए और उसके बाद उसका सटीक आंसर लगा करके आगे बढ़िए। केवल फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे वाले शिफ्ट में पता चला एक सेंटेंस केवल एक क्वेश्चन केवल आपकी स्पॉटिंग एरर का दे रहा है। टाइम एंड टेंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम एंड टेंस में जब हम देखते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको अपने को ये फील ना करिए कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। आपको सब कुछ आता है, बस जरूरत है एक बेहतर रिवीजन की, जरूरत है एक बेहतर प्रैक्टिस की। रिवीजन और प्रैक्टिस यदि साथ साथ हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी किसी भी तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और 100% आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डी शर्मा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि एयरफोर्स एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और इसी सेगमेंट्स को लेकर के हम लोगों ने आपके पेपर पैटर्न्स को सामने रखने का प्रयास एक शुरू किया है। और आज ये डिस्कशन में बातें होंगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, क्या क्या हम लोग पढ़ें कि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर विद इन टाइम। जो हमारा अलॉटेड टाइम होता है उस अलॉटेड टाइम के भीतर हम किस ढंग से रणनीति बनाएं कि हम लोग आसानी से मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, जो इंग्लिश सेगमेंट होता है, इस इंग्लिश सेगमेंट्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आपके होंगे, 20 मिनट्स होता है, मतलब कुल मिला के सब 20 होता है। अब इस 20 में जो अचीवमेंट्स है, आपके कॉन्सेप्ट, आपके नॉलेज, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के अनुसार कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है स्कोरिंग मेंटेन करने की, तो डेफिनेटली आपको 18 क्वेश्चंस की बात करता हूं। मैक्सिमम मार्क्स बेस्ट आपका स्कोर मेंटेन करने के लिए 18 क्वेश्चन तक सफिशिएंट है। 18 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया आउट ऑफ 20 में, करेक्ट है तो बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं कि 18 से आपका कम भी होता है 15 तक, बट 15 क्वेश्चन से बिलो नहीं होना चाहिए। 15 क्वेश्चन से बिलो जाते हैं तो डेफिनेटली आप रिस्क जोन में हो जाते हैं। तो 15 to 18 क्वेश्चंस आप सबको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। ये क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, सलूशन होगा, करेक्ट होना चाहिए, इसमें कहीं गलती न हो, इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें आप सब लोग जानते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप गलती करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपके सही क्वेश्चन को अफेक्ट करता है। ऐसा कभी स्थिति न बने कि कोई हमारा सही वाला क्वेश्चन अफेक्ट हो। गलती 9 के बराबर हो, अनजाने में एक आध गलती हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर गलती करने की कोई स्थिति न बने, इसलिए आप सबको पहले सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी चीजें कि जिस क्वेश्चन को टच करिए, ध्यान रखिए कि वो क्वेश्चन आपको आता है तो बिल्कुल 100% श्योर होकर एक बार आंसर लगा दीजिए। कई बार सोचने वाली स्थिति ना हो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसा कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो। एक बार आपने क्वेश्चन देखा, समझा, आंसर क्लियर हुआ, खटाक से आंसर मारिएगा, फिर सोचने वाला काम मत करिएगा। अगर आप सोचना शुरू कर देते हैं तो वहीं पे कंफ्यूजन होता है और वो गलती के चांस पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है इस इंग्लिश सब्जेक्ट्स में पेपर पैटर्न्स की, तो पेपर पैटर्न्स में 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसमें आपको बहुत सी आसान, एक इजी, बहुत ही आसान स्तर का प्रश्न पूछा जाता है। ये भी नहीं कि बहुत कठिन पूछा जाता है। कभी इस बात को दिमाग में आप लोग सेट न करिएगा कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन आता है,
कैसे किया जाएगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बात कर रहा हूं जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर उनके लिए भी, और जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी मैं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल ईजी वे में रहना है, फ्री माइंड रहना है। आप आसानी से सहज ढंग से आप इन 20 क्वेश्चन में 18 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको ध्यान से, धैर्य से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करना होता है, जिसमें पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है टाइम एंड टेंस, बहुत ज़रूरी होता है। टाइम एंड टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम एंड टेंस में जब हम देखते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, जैसे कि आपका क्वेश्चंस बनता है तो एक बनता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। पहला तो क्वेश्चन यहीं से हो जाता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ब के फंक्शन पे बात करता है, वॉइस पे बात करता है, आपके नरेशन पे बात करता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखने की बात करता है, तो उसमें सब्जेक्ट्स में नाउन, प्रोनाउन, सब कुछ, मतलब मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर करता है। सेकंड आपका बनता है टेंस पर बेस्ड, टेंस पर बेस्ड है ना, तो टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है, जो टाइम एंड टेंस का एक्चुअल सेंटेंस होता है, एक्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है ही lived here for 10 years, for 10 years। ये टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। He lived here for 10 years। अब ये क्वेश्चन एक कॉमन एरर के रूप में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी हो सकता है। कैसे बना रहा है निर्भर उस पर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑप्शन वाइज डिवाइड कर देता हूं तो ये ऑप्शन ए बन जाता है, ये ऑप्शन बी बन जाता है, ये ऑप्शन सी बन जाता है, यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन बन जाता है जो डी होता है। मैंने कॉमन एरर का क्वेश्चन बना दिया। अब ये टेंस पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते होंगे तो उस टेंस में, टाइम एंड टेंस में सिखाया जाता है कि भाई फॉर या सिंस से जुड़ने वाला जो समय होता है वो दो ही टेंस में यूज होता है, एक या तो परफेक्ट टेंस होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, बट किसी अन्य टेंस में, अन्य टेंस में यूज इसका नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ फॉर लग गया, इसके साथ टाइम दे दिया, तो निश्चित है कि यह सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में होना चाहिए या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, लेकिन दिया किस में है, इंडेफिनिट टेंस में, तो फिर गलती मिल गई। अब ये टेंस पढ़ने पर ये जानकारी हमको मिलती है। अब गलती मिल गई, हमने आंसर लगाया और फिर आगे बढ़ गए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है, और इस कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस की पढ़ाई करते हैं, जिसमें पूरा फंक्शन आपको सिखाया जाता है, जिसमें पूरी आपको जानकारी दी जाती है टेंस पढ़ने में। और ये टेंस कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ होता है, जैसा आप एकेडमिक में अपने पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से आप पढ़ाई करिए, लेकिन हाँ एक एक बारीक जो नियम होते हैं उनको समझने का काम करिए, समझते जाइए, क्वेश्चन पे काम करते जाइए। तो चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, चाहे कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाएगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन बनाता है। उसमें भी आपको समझने की बात है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार एक्शन, उसी के अनुसार वर्ब रखी जाती है। सब्जेक्ट्स कह रहे हैं हम सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर कर दीजिए, सब्जेक्ट कह रहा है हम प्लरल हैं तो आप वर्ब प्लरल कर दीजिए। इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। अब वर्ब के सिंगुलर प्लरल होने की कहानी जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, टेंस पे होती है। तो टाइम एंड टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस उदाहरण में मैंने एक लिया यहाँ पे, फिर हमने लिखा कि हरी along with us। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं। ये कुछ कंजंक्शन है, कंजंक्शन का जो एंटीसीडेंट्स होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, ये वाला नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब आप हमेशा ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार एक्शन तो दी नहीं जाती, दी जाती है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार।
तो जब सब्जेक्ट के अनुसार दी जाती है तो सब्जेक्ट आप देख लीजिए कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया वर, ठीक है, प्लेइंग, तो फिर हमने देखा कि भाई हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो यहाँ वर क्यों होगा, वर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होगा, वॉज लिखा जाएगा तो जाके करेक्ट होगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित क्वेश्चन बनता है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे टेंस पे बनते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और उस पर आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखिए, जो भी आप फार्मूला सीखिए, रूल सीखिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए उस पर और अपने दिमाग में उसको कहीं ना कहीं सहेज कर सुरक्षित बना कर रखिए। आप सोते जागते उसका एक आत्ममंथन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए ताकि वो चीज़ें भूलें ना, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठिए तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिले। इसके बाद फिर अगला जो हमारा चैप्टर होता है, चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। टाइम एंड टेंस पे बेस्ड आपका नेक्स्ट सेगमेंट है वॉइस। वॉइस पे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है। वॉइस पर आधारित जो क्वेश्चन होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी होता है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को आता है, बहुत बढ़िया जानते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपको अपने को ये फील ना करिए कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। आपको सब कुछ आता है, बस ज़रूरत है एक बेहतर रिवीजन की, ज़रूरत है एक बेहतर प्रैक्टिस की। रिवीजन और प्रैक्टिस यदि साथ साथ हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप कभी किसी भी तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे और 100% आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो थर्ड पॉइंट जो आता है वो टाइम एंड टेंस से जुड़ करके आता है। वो थर्ड पॉइंट कौन सा होता है भाई, वॉइस होता है। थर्ड पॉइंट वॉइस होता है। अब वॉइस पे हम लोगों को जो क्वेश्चन मिलता है वो दो तरह के क्वेश्चन मिलता है। एक आपको मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स का भी और दूसरा मिलता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मिलेगा आपको, तो एक्टिव सेंटेंस देगा, उसका ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, उसको पैसिव में लिखेगा। दूसरा या तो पैसिव सेंटेंस देगा, उसको ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको एक्टिव में लिखेगा और पूछेगा कि ये करेक्ट कौन है। ठीक है, आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एम गांधी वॉज नोन टू ऑल। एम गांधी वॉज नोन टू ऑल, ये हमारा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैं नीचे लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे। अब यहां पे देख रहे हैं मैं लिख रहा हूं ऑल नोज एम गांधी। मैंने दूसरा लिखा ऑल न्यू एम गांधी। मैंने तीसरा लिखा ऑल हैज नोन एम गांधी और मैंने फोर्थ नंबर लास्ट ऑप्शन दे दिया और मैंने लिखा इसमें ऑल वॉज नोइंग एम गांधी। तो ये हमारा ऑप्शन बन गया, ये हमारे क्वेश्चंस बन गए। अब इस क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख करके एक सही सेंटेंस हमको फाइंड आउट करना होता है जो हमारे आंसर बनेगा। अब आप देखिए कि एम गांधी वॉज नोन टू ऑल, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस है, वॉइस का। अगर एक्टिव है हम पैसिव ढूंढेंगे, पैसिव है एक्टिव ढूंढेंगे। ठीक है तो अब यहाँ पे इन चीज़ों को हमें समझना है। अब उसको देख करके हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब पैसिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो पैसिव सेंटेंस में हमारे लिए पहचान के रूप में क्या मिलता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी क्या है भाई, तो ये बी आपका इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है। ठीक है, अब इस इज एम आर वॉज वर के साथ में यदि थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होता है, एक पहचान के रूप में हम देखते हैं। दूसरी कहानी हम लोग यदि पढ़े हैं तो जानते हैं कि अगर सेंटेंस में नोन लिखा है, अगर सेंटेंस में मैरिड लिखा है और ये बी के साथ में है तो इनके बाद बाई के स्थान पर टू का यूज किया जाता है, बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स के आधार पे हमने चेक किया तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का निकला।
क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म भी दिया है और थर्ड फॉर्म में हमने देखा यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं है, टू का यूज है। तो इस आधार पे हमने पता किया, तो ये सेंटेंस हमारा किसका निकला, पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का है तो अब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे, खोजेंगे, देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस हमारा सही है एक्टिव का। तो अब हम टेंस का पता करेंगे, ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट में ही एक्टिव मिलेगा हमको, और किसी दूसरे में तो मिलेगा नहीं। अब चेक करते हैं, ऑल नोज, नोज लिखा हुआ है, नोज का मीन्स ये प्रेजेंट हो गया, तो ये होगा नहीं, ये गलत हो गया। ऑल यानी ये ऑब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब उसके अनुसार फिर वर्ब देना है, पास्ट टेंस में है, उस ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, सब में यही सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ठीक है हम सब्जेक्ट के रूप में तो पहचान लिए। अब वर्ब के फॉर्म में देखते हैं। अब हमको पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, यहाँ प्रेजेंट था, सेकंड वाले में देखा न्यू लिखा है, न्यू नो का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सब्जेक्ट सही है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में दिया है, ये भी सही है, अर्थात हमारा बिल्कुल आंसर मिल गया। अब हम आंसर पा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि और दो ऑप्शंस हमारा दिया, कहीं उनमें भी तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हमारे आंसर के बिल्कुल करीब हों या आंसर बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हैज नोन लिखा है, ये होगा नहीं। वॉज नोइंग लिखा है, जो पूर्णतः गलत है, अर्थात डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। फाइनली आंसर क्या बनता है, बी। इस तरह से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आंसर बना देते हैं। तो कोई मुश्किल यहाँ चीज़ नहीं है, जरूरत है एक रिवीजन की, एक प्रैक्टिस की। रिवीजन प्रैक्टिस रेगुलर टर्म में बना हो तो निश्चित है कि हम अपने समय के अनुसार बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी दिया है, कि नवंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी कोई डेट अनाउंस हो सकती है, उस डेट पे आपके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होगा। अभी डेट नहीं है, बट फिर भी उम्मीद है नवंबर फर्स्ट वीक में, तो क्यों ना हम लोग अभी से जुड़ जाते हैं, उन पर हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हीं के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये बताने के प्रयास किया कि वह चैप्टर्स देखिए, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़िए, सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए, उन्हीं पर काम करिए ताकि मैक्सिमम आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट होता है पढ़ने का, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कशन चल रहा है, उस पढ़ने के अगले पार्ट को मैं लेके आ रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा चैप्टर नरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखिएगा, आपकी जो एकेडमिक स्टडी होती है, एकेडमिक जो आपको जानकारी दी जाती है स्कूल में, क्लासरूम में, सिर्फ नियम वही लागू होता है, इसमें कोई एडिशनल नियम अप्लाई नहीं होता। जैसे मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने लिखा राधा शेड, फिर इसके बाद हुआ द लॉयन लिव्स ऑन फ्लैश। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, सटीक जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी भी पहचान होनी चाहिए वहां पे, और उसी के अनुसार आपको सुटेबल ऑप्शन यानी आंसर अपना बनाना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच का है। कैसे हम लोगों ने पहचान लिया कि डायरेक्ट स्पीच है, देखिए यहाँ पे कॉमाज से दोनों सेंटेंसेस को अलग किया, डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगा करके ये आपने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को बंद कर दिया। ये केवल डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में ही मिलता है। इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी सेंटेंस को बंद करने के लिए, तो डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कॉमाज हो सकता है वर्ड को सेपरेट करने के लिए, वर्ड को अलग करने के लिए, बट ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज जो आप देख रहे हैं ना, ये केवल डायरेक्ट स्पीच में मिलता है, इनडायरेक्ट में नहीं मिलता। तो इनको देख करके हम पहचान लेते हैं कि हमारा सेंटेंस किस तरह का है, डायरेक्ट स्पीच का है अथवा इनडायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हमने, राधा said that the lion lived on flesh।
फिर मैंने दूसरा लिखा, राधा said that the lion has lived on flesh। फिर मैंने तीसरा लिखा, राधा told that the lion lives on flesh। और फिर मैंने लास्ट वन लिखा, राधा said that the lion lives on flesh। तो ये आपका जो पूरा ऑप्शन बन गया। अब हमें अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी पढ़ाई के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो आंसर के रूप में होगा। यहाँ देखिएगा, और कभी भी जब कोई भी आंसर देते हैं तो हमेशा क्वेश्चन पर ही हम सारा रूल फार्मूला लगा लेते हैं। जितना रूल्स और फार्मूला से हम लोग जानते हैं उन सब का एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में ही लगा करके देख लेते हैं कि उसका वास्तविक आंसर क्या होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग फटाक से ढूंढ करके आंसर लगा के चल देते हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ में ही संपूर्ण फार्मूलाज को आप लगा डालिए और उसके बाद उसका सटीक आंसर लगा करके आगे बढ़िए। ऑप्शन में देखने की बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन जैसे देखते हैं तो चारों ऑप्शन अलग अलग तरह के होते हैं और उसमें आदमी कंफ्यूज होता है। तो उसमें देखिए, सटीक आंसर ढूंढिए और लगा करके आगे बढ़िए। ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं पूरे सेंटेंस की, तो इसमें लिखा है राधा सेड, ये पास्ट टेंस में है। फिर लिखा है द लायन लिव्स ऑन फ्लेश, शेर मांस पर जिंदा रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि शेर है वो मांस पे जिंदा रहता है, तो शेर मांस पे जिंदा रहने का कहानी क्या है, फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। घास नहीं खाता, वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, मीन्स तो मांस खाएगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट का जो भी सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका टेंस नहीं बदलता, ये हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इनका भी टेंस नहीं बदलेगा तब जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी नियम को पालन करेंगे। देखें, चेक करते चलते हैं। राधा सेड दैट द लायन लिव्ड, यहाँ पे देखिए लिव्ड लिख दिया, ये पास्ट टेंस हो गया, जबकि ये प्रेजेंट टेंस में दिया है और प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना नहीं चाहिए। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखा जाएगा, हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर सकते। क्यों? यूनिवर्सल फैक्ट की वो बात बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी दशा में नहीं होगा। हम बात करते हैं बी पे, राधा सेड दैट ही द लायन हैज लिव्ड, ये कैसे हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हम सोचते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में बदलता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, इसको तुरंत कैंसिल किया जाए। अब हम लोग चलते हैं आगे, राधा टोल्ड लिखा है। सबको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्लॉज में वर्ब सेड के साथ ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलते। ऐसी बात हम लोग स्कूलों में भी सीखते हैं और कंपटीशन में भी सीखते हैं। अब यहाँ पे टोल्ड कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट लगाया, फिर द लायन लिव्स ऑन फ्लेश, चलिए यहाँ पे तो ठीक है, लिख दिया। लेकिन अब इसके बाद देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। राधा सेड, यहाँ पे टोल्ड नहीं सेड लिख रहा है, दैट द लायन लिव्स ऑन फ्लेश, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एज इट इज सेंटेंस को रख दिया, यहाँ पे सेड को सेड रख दिया, कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं किया, तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। सी की अपेक्षा ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। अब ये चीजें हम लोग शुरू में ही चेक करके देख लेते थे, लेकिन क्या करना, इनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। ये हम बता रहे हैं, आप नहीं करेंगे, आपको बस देखना है फटाक से कि इसका ये सेंटेंस बनना चाहिए, ऐसा सेंटेंस दिख रहा है क्या? यदि हाँ तो फट से आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं? ज़्यादा उस पर सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा सोचना हमको है ही नहीं, आंसर बताना है। हाँ, गलत भी ना हो इसका भी ख्याल रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग नरेशन के क्वेश्चंस को लेते हैं और उसका आंसर निकालते हैं और आंसर बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट्स लेते हैं इसमें।
इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है हमारा कंजंक्शन का और प्रेपोजिशन का। कंजंक्शन का और प्रेपोजिशन का। आपको बताएं कि ये जो चैप्टर होते हैं, जैसा कि इसके पहले मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूँ। टाइम एंड टेंस ले लिया, सब्जेक्ट में वर्ब एग्रीमेंट ले लिया, वॉइस ले लिया, नरेशन ले लिया। अब इसके बाद कंजंक्शन और प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इन पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बनता है। कॉमन एरर के रूप में भी आ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि केवल फिल इन द ब्लैंक्स ही रहेगा। कॉमन एरर के रूप में भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मैं यहाँ बता दूं कि जब आप इसकी बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक गैप कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स का ही स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, और उसके बाद लिखा यहाँ पे कि द टीचर comes here, you all will wait for him। ठीक है, the teacher comes here, you all will wait for him। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन होता है until, ऑप्शन होता है till, ऑप्शन होता है अनलेस, ऑप्शन होता है वेन। ये कंजंक्शन पर आधारित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया वो कंजंक्शन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं। अनटिल का हिंदी अर्थ होता है जब तक, नहीं तब तक। टिल का अर्थ होता है तक। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। वेन का अर्थ होता है जब। अब ये अनटिल जो है यह पूरा टाइम को बताता है, ये हमेशा समय को बताता है। टिल भी आपको समय को बताता है, अनलेस कंडीशन को बताता है, और वेन जो है ये भी टाइम को बताता है। मीनिंग हम सबकी क्लियर है ना। अब आपको करना क्या है, सेंस के अनुसार सुटेबल एक वर्ड आप रख दीजिए जो सेंस सही देता हो, सही एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, यहाँ पे टेंस का कोई मसला नहीं है, यहाँ सेंस का मसला है, और फंक्शन के अनुसार सेंस सही होना चाहिए। टीचर कम्स हियर, यू ऑल विल वेट फॉर हिम। टीचर आता है, आप सभी उनका प्रतीक्षा करेंगे, ये कह रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तक अध्यापक यहाँ नहीं आता है तब तक आप उनकी प्रतीक्षा आप लोग यहाँ करेंगे। ये समय के संदर्भ में बात हो रही है, शर्त यहाँ नहीं है। और समय की जब बात करते हैं तो समय के लिए 3 तरह के कंजंक्शन देख रखा है, एक वेन लगा दे, एक टिल लगा दे, एक अनटिल लगा दे। तो वेन का हिंदी अर्थ होता है जब, वेन का हिंदी अर्थ होता है जब। अब कह रहे हैं कि जब अध्यापक यहाँ आता है तो आप सभी प्रतीक्षा करेंगे, तो जब के सेंस में बहुत उचित नहीं दिख रहा। टिल का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टिल का अर्थ केवल तक है। अनटिल का उपयोग होगा, अतः अनटिल इसका सही आंसर बनेगा। अनटिल का उपयोग होगा और अनटिल इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि पढ़ने का, समझने का, सीखने का, और उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर बनाते चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम बात करें यही कॉमन एरर के रूप में आ जाए तो क्या करेंगे, कॉमन एरर के रूप में। ठीक है, जैसे अब इसको हटा के मैं बना रहा हूं एक कॉमन एरर का क्वेश्चन। फिलहाल कॉमन एरर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके एयरफोर्स में होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना कि कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन कॉमन एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एयरफोर्स में। कभी कभी 3 दे देता है, मैं ये नहीं कहता, बट 3 से ज्यादा वो नहीं देता। और कई पूरे पार्ट ऑफ डे में कई समय में अलग अलग परीक्षाएं होती है, 3 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में। तो जब जिस शिफ्ट में होता है, कभी होता है पहली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा है, दूसरी शिफ्ट में 1 भी नहीं पूछा है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन दे रखा है। तीसरी वाली शिफ्ट में पता चला 1 सेंटेंस, केवल 1 क्वेश्चन केवल आपकी स्पॉटिंग एरर का दे रहा है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा जोर देना है। इस कॉमन एरर पे बहुत कम क्वेश्चन बनाता है, इसलिए ये परेशान नहीं होना है जान करके कि भाई कॉमन एरर क्वेश्चन ज़्यादा देता है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
2 से 3 प्रश्न आपके कॉमन एरर के होते हैं, उसके बाद अधिकतम प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब बात आती है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ और उसको आप सब लोगों को देखना है। अब इसमें हमने लिखा, ऐसा क्वेश्चन बना के रख दिया गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई हैव नोन हिम अ लॉन्ग टाइम। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि जब परफेक्ट टेंस होता है और समय को बताना होता है तो फॉर सिंस का लगाते हैं। अगर डेफिनेट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं। इनडेफिनेट हो यानी पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ फॉर लगाते हैं। अ लॉन्ग टाइम, तो अ लॉन्ग टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ? ऐसे होता है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन की तैयारी करते समय बहुत टफ, बहुत टेक्निकल चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं भागना है। आसान तरीकों से भागना है, आसान चीज़ों पर पढ़ाई करनी है और साधारण तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत गहराई में नहीं जाना है। अगर आप गहराई में जाते हैं तो बहुत ही गलत है, आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सहज ढंग से पढ़ाई करनी है और फ्री होकर के पढ़ाई पढ़नी है। अब ऐसा न कर पढ़ाई कर दीजिए कि इतनी गहराई में अंग्रेजी हम पढ़ना शुरू कर दें कि पता चले हम अंग्रेजी के विद्वान तो बन गए लेकिन पेपर में गलती करके बैठ गए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। कम पढ़ना है, ज़्यादा समझना है, ये फार्मूला है। कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए, मैथ और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए ताकि आने वाले हर विविध प्रकार के प्रश्नों पर सही जानकारी इकट्ठा किया जाए। ये तरीका है, ये रणनीति है, और इसी तरीके और इसी रणनीति पे आपको काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर की एक बात बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद फिर अगली बात लाता हूँ, कौन से और चैप्टर को हमें ध्यान देना है। लेकिन ये जो चैप्टर मैंने दिया अब तक, जो टाइम एंड टेंस है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है, वॉइस है, नरेशन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, ये बहुत मतलब कह लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद साधारण चैप्टर्स की बात करते हैं, उस पर बनने वाले प्रश्नों की स्थिति क्या होती है। तो साधारण जो चैप्टर होते हैं जिनको पढ़ना तो है लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कुछ जानकारी रखनी है, कम भी जानकारी रहेगी तो काम चल जाएगा। अब उसमें आने वाले साधारण चैप्टर में क्या है, जैसे नाउन की हम बात कर लेते हैं। नाउन की बहुत जानकारी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाउन पे क्वेश्चन बनाता है किसको लेकर के? बेसिक रूप से तो नाउन एंड जेंडर पे, नाउन एंड जेंडर पे। ठीक है, इन पर लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, मैस्कुलिन देगा, फेमिनिन पूछेगा, फेमिनिन जेंडर देगा, मैस्कुलिन पूछेगा। सपोज करिए जैसे द फेमिनिन जेंडर ऑफ फ्रायर, या इसको हम लोग कहते हैं ऐसे सेंट, सीधा लिखते हैं सेंट। द फेमिनिन जेंडर ऑफ सेंट, फ्रायर ना करके सेंट करते हैं। अब इसमें लिख रहा है नन, लेडी, वुमन, गर्ल। ठीक है, 4 ऑप्शन बना दिया, जेंडर पर आधारित है। फेमिनिन जेंडर की बात कर रहा है, किसके? संत की। तो संत का फेमिनिन जेंडर संतिन होता है जो नन होता है, लेडी, वुमन, गर्ल नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। जेंट का फेमिनिन लेडी, मैन का वुमन और बॉय का गर्ल होता है। ठीक है, लेकिन नन संत का जो होता है, सेंट का फेमिनिन जेंडर होता है। तो जेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, जेंडर पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा, जेंडर पे आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जेंडर से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसके बाद दूसरा एक चीज आपको ध्यान देना होता है, जैसे हमने कहा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, इसको कहीं भी क्लास 8 से लेकर के क्लास आपके 10th तक, 12th में भी दिया है बट कम, लेकिन 10th तक बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है स्कूल कॉलेजेस में। ठीक है, जब आप 10th लेवल पे पढ़ाई करते हैं क्लास 8 से 10th में, तो 8th में मिलता है, 9th में मिलता है, यहाँ तक 6th 7th में भी मिलता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या है? वर्ब से नाउन बनाना। ठीक है, नाउन से वर्ब बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, ये सभी शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं।
तो वर्ड फॉर्मेशन में आते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत परेशान नहीं होता। कई बार अब तो पिछले जो एग्जाम्स हुए तो उसमें पूछा ही नहीं, पिछले जो एग्जाम्स थे उसमें नहीं पूछा था, लेकिन इसके पहले में आपको याद होगा जैसे उसने एडजेक्टिव दिया था, है ना, एडजेक्टिव दिया था और एडजेक्टिव पूछा था क्यूरियस, है ना। तो अब ये क्यूरियस का नाउन फॉर्म पूछा था। जैसे मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन बना दें, याद होगा आप सभी लोगों को जो पेपर दिए होंगे, द नाउन फॉर्म ऑफ, है ना, क्यूरियस, नाउन फॉर्म ऑफ क्यूरियस। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था पिछले एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बार पूछता है, लेकिन इतनी जानकारी जरूरी है। तो क्यूरियस पूछा आपसे, तो इसका क्या नाउन फॉर्म होगा, सब लोगों को मालूम होगा, क्यूरियसिटी होता है, क्यूरियसिटी होता है। तो क्यूरियसिटी जिज्ञासा, ये जिज्ञासु, वह जिज्ञासु व्यक्ति है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका नाउन फॉर्म है। तो अब इसी तरह से हमको ये बातें जाननी होती है, सीखनी होती है। तो वर्ड फॉर्मेशन आप सीखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसमें आपके काम वाली चीज़ें मिल जाएंगी और उस पर आपको थोड़ा सा एक ध्यान से सतर्क ढंग से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ स्पेलिंग की भी थोड़ी समस्याएं आती हैं, स्पेलिंग को भी समझना होता है कि कौन सा लेटर वहाँ से गैप कर रहा है, कौन सा लेटर ऐड कर रहा है, तो इनका भी ख्याल करना होता है। साथ साथ में वर्ड ऑप्शन में दिए होते हैं तो देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे इस तरह की पढ़ाई जरूर करिएगा। वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते, बहुत गहराई से बहुत नहीं पढ़ना है, आसान ढंग से पढ़ाई करना है। बार बार इसलिए सुझाव दे रहा हूँ कि परेशान होकर के लोग क्या करते हैं, पूरे पुस्तक का एक कलेक्शन संग्रह बना लेते हैं और उसी में डूब जाते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करिएगा, जिससे कि आप आसान से आसान जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट हो और आप बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्जामिनेशन हॉल में दिखा सकें। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेगमेंट आता है वो आपके प्रोनाउन से रिलेटेड भी होता है। प्रोनाउन से रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं, मान लीजिए वो कॉमन एरर में एक आध पूछ देता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है इट इज, फिर इसके बाद भरना है हु ब्रॉट इट टू यू, ऐसा बना लिया। अब इसके बाद ऑप्शन बनना हमारा, इसमें हमने लिखा आई, इसमें लिखा मी, इसमें लिखा हमने माइन और इसमें लिखा हर, इसमें लिखा हर, ठीक है। अब क्या सूटेबल होगा ये आप सब लोग जान रहे हैं। जब पढ़ेंगे आप लोग प्रोनाउन के यूज को सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस के पूरे जब फंक्शंस को आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से मिलती हैं, बहुत मुश्किल नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं होता, ईजी वे होता है। अब यहाँ पे कैसे ईजी वे है, थोड़ा सा इसको भी जाना जाए। जैसे हम देख रहे हैं हु का यूज यहाँ पे है, ये हु क्या है आपका, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो भी शब्द होता है वह सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वाला शब्द चुनना है, तो सब्जेक्ट वाला शब्द इकलौता दिखाई दे रहा है जो है आई। मी सब्जेक्ट नहीं, माइन सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट नहीं, इकलौता शब्द है वो है ए, और ये आई होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फिल करना होगा, आई, ठीक है। तो जा करके आप लोगों का आंसर बन जाएगा। यानी जो हम लोग प्रोनाउन और नाउन की बात कर रहे हैं, बहुत गहराई वाली पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ही आसान पढ़ाई करनी है, और उसमें हम क्या करेंगे, बेहतर अचीवमेंट पा सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक अगला चैप्टर होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डिग्री की बात करते हैं। डिग्री से क्वेश्चन पूछता है, डिग्री से क्वेश्चन पूछता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ही होता है, एडजेक्टिव के चैप्टर की में होता है। इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं आपको ध्यान से सीखना और समझना होता है। और डिग्री पर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक तरह से कह लीजिए डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और
खास करके जब एयरफोर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जैसे आप लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, तो डिग्री के फॉर्म्स, डिग्री के प्रयोग सीखना है और पढ़ना है और कुछ नहीं। कौन सा एडजेक्टिव किस डिग्री में कैसे बदलेगा इसके बारे में जानना है, और दूसरा उनका प्रयोग क्या है इसके बारे में जानना है। ठीक है, वो बहुत ही एक आसान लिस्ट आपके हर बुक में बनाई रह गई होती है, और उन लिस्ट पर यदि आप काम कर लें और उनके फंक्शन को एक बार देख लें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होता है। बट मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको और ध्यान दीजिएगा। जैसा कि डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होती है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज हमेशा एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की स्थिति जो होगी या वस्तु की स्थिति होगी वो क्या होगी, एक होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव का पहला रूप होता है। कंपैरेटिव डिग्री 2 व्यक्तियों के लिए या 2 वस्तुओं के लिए, तुलनात्मक बात करने के लिए वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और व्यक्तियों की अवस्था या वस्तुओं की अवस्था कितनी होगी, 2। जब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे सुपरलेटिव के बारे में बात करें, 2 से अधिक, है ना, व्यक्ति या वस्तु होते हैं, तो इनके बारे में जरूर जानें कि यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह के एडजेक्टिव होगी, और वहाँ पे जो डिग्री की बात की जा रही है क्या पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव होगा और सुपरलेटिव होगा, उसके फंक्शन, उसके प्रयोग की जानकारी आपको होनी चाहिए। इतना आपको पढ़ाई करना है। अगर आप इतनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने हर क्वेश्चन को आसान ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन रख करके आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कैसे इस पर प्रश्न बनते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सुरेश वॉच द, फिर इसके बाद ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन बना दिया, ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट, डी नन ऑफ दिज। ऐसा मैंने ऑप्शन बना के रख दिया। अब आपको देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में क्या बातें कही जा रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हिज 2 फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हिज 2 फ्रेंड्स। तो हिज 2 फ्रेंड्स का मतलब होता है अपने 2 मित्रों में से। ठीक है, सुरेश क्या है, तो 2 मित्रों की बात आ गई, व्यक्तियों की संख्या 2 हो गई, तो 2 के लिए हमको क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ए तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, सी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन बी फॉर्म में आपका कंपैरेटिव है, अतः फाइनली आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, इस तरह की पढ़ाई भी करनी होगी और इस तरह की चीज़ों पर भी आपको काम करना होगा। हाँ, बहुत पैनिक होकर के नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के आपको काम करना है, जिससे कि विद इन टाइम आप उस पर वर्क करके अपने हर कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकें और जो आने वाला एग्जाम है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस अपना दिखा सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था इसी पर आधारित एक प्रश्न बनता है, और वो होता है जैसे इसमें लिखा गया है कि आई बॉट 2 shirts but the former is not better than the, अब यहाँ पे फिल करना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ए लास्ट, बी लेटर, सी लेटर, डी फॉरमोस्ट। मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, अब इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब आप बात हो रही है यहाँ पे, जैसे इसके पहले मैंने समझाया था कि जहाँ व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 होती है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करिएगा, और 2 से अधिक होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करिएगा। अगर 1 है वहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करिएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ करके उसके अनुसार डिसीजन लीजिएगा। आई बॉट 2 शर्ट्स, मैंने 2 कमीज खरीदा, परंतु फॉर्मर का मतलब होता है पहला वाला। ठीक है, कमीज की संख्या कितनी, 2, पहला वाला
अच्छा नहीं है। किससे? बाद वाले से, दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले को बताने के लिए यहाँ पोजीशन की बात की जा रही है, तो पोजीशन के लिए हमको क्या करना होगा? ऐसा ही वर्ड चूज करना होगा, चुनना होगा जो पोजीशन को बताए। तो लास्ट पोजीशन बताता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सबसे अंतिम। सबसे अंतिम, ये सुपरलेटिव फॉर्म है तो ये होगा नहीं, अतः ये कैंसिल। लेटर, लेटर ये टाइम को बताता है, ये समय को बताता है, हिंदी अर्थ होता है के बाद, अतः यह समय की बात की नहीं जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है, अतः बी होगा नहीं। अब बात आती है लेटर की। लेटर ये पोजीशन बताता है और इसका हिंदी अर्थ होता है बाद वाला। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनता है? सी। फॉरमोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव फॉर्म में ये कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि बात दो व्यक्तियों की हो रही है, तो दो व्यक्तियों के लिए हम सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। अतः डी ऑप्शन भी आपका यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या मिलेगा? सी। तो इस तरह की चीज़ों पर भी आपको काम करना और सीखना है, ठीक है, और उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना है, ठीक। अब इस तरह से मैंने पूरे क्या किया? पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया, बताया कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी चैप्टर को एक बार रिवाइज करता हूँ, जिसमें टाइम एंड टेंस बोला, जिसमें आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, फिर उसके बाद कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन को लिया, और कम इंपॉर्टेंट की बात किया तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की बात किया। लेकिन एडजेक्टिव में डिग्री का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद फिर बातें हो रही थी कि ये जो चीज़ें एडजेक्टिव, इनको बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयार करिएगा। लेकिन अब इसके बाद जो पूछने वाला पार्ट है, जिसको नॉन ग्रामेटिकल पार्ट बोला जाता है, उसमें आपका आता है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इस पर वर्क करिएगा। इसमें क्या होता है? व्यतिक्रम अवस्थाओं में शब्द समूहों को दे दिया जाता है और उसे एक सही क्रम में ला करके उन शब्दों का एक शुद्ध वाक्य बनाया जाता है, ठीक है, जिसको जंबल वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और वो क्वेश्चन PQRS के रूप में दिया जाता है। तो उस पर आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर एक बात और आती है जो आपका स्पेलिंग पिटफॉल्स के नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग पिटफॉल्स पे भी आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए केवल प्रैक्टिस करना है, स्पेलिंग की पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उसके लिए बहुत कोई चैप्टर नहीं है, कोई बुक नहीं है, बस आपको सेल्फ स्टडी करनी है, प्रॉपर वर्क करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को याद होगा, आप ही लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका शब्द है, ये कॉनाइशर का मतलब होता है पारखी। अब जैसे हमने तो लिख लिया CONNOISSEUR, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, बट आपके क्वेश्चन में पूछ देगा, क्या करेगा? एक लेटर गायब कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कॉनाइशर, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब आपको क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। मान लीजिए ऐसे बना दिया, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए ऐसे पूरा बना दिया, बट यहाँ से आई गायब करके EUR कर दिया, तो आपके 3 ऑप्शन ऐसे बना देगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जो करेक्ट होता है उस पर आपको काम करना होता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। ये कॉनाइशर शब्द पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर काम करना होगा, फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिनका कोई सिलेबस नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। बस करना क्या है, जितना वर्ड्स आपको जहाँ से मिल जाता है उसको उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, रोज़ उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैंने पूरी सिलेबस के एनालिसिस कर दिया, पूरी बातें आपने बता दिया। आप सब लोगों के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप लोग ध्यान रखिए और बेहतर परफॉर्म करिए। थैंक यू। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी के लिए प्रयागराज का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422।